कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो जिंदगी संवर जाती है, लेकिन जब प्यार की आड़ में धोखा छिपा हो तो वही जिंदगी मौत का रास्ता बन जाती है। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक प्रेमिका, एक मासूम पति और एक भयानक साजिश। ये कहानी है इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की और उनकी नई नवेली पत्नी सोनम की। तो दोस्तों, राजा रघुवंशी और सोनम शादी के एक हफ्ते बाद 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग चले जाते हैं। 23 मई को आखिरी बार इन दोनों की बातचीत होती है अपने घर वालों से। इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश पहाड़ के नीचे खाई में मिलती है। इसके बाद सोनम गायब हो जाती है। शिलोंग की पुलिस सोनम की खोजबीन करती है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या किसने करी, सोनम अभी कहाँ है और इसके पीछे किसका हाथ है। जब शिलोंग पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वहां पे एक लोकल गैंग है जो नए नवेले कपल्स को या टूरिस्ट को बंधक बना लेते हैं, पति लोगों को मार देते हैं और जो वाइफ होती हैं या गर्लफ्रेंड होती है उनको पकड़ लेते हैं और उनको बेच देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ, इसके पीछे कौन है, क्या सोनम का हाथ था या फिर उस लोकल गैंग का हाथ था जो कपल्स को पकड़ लेती थी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोग के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। आज की इस वीडियो में आपको सारे राज बताऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कब, कैसे और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये बात है इंदौर की। राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले थे और सोनम भी इंदौर की रहने वाली थी। दोनों की शादी की उम्र हो रही थी। तो राजा रघुवंशी के घर वालों ने क्या किया कि इनके रघुवंशी खानदान में क्या होता है कि इनका एक समाज होता है, वहां पे एक पर्ची डाली जाती है। तो उसी तरीके से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर वालों ने अपने समाज में पर्ची डाली थी, जहां पे इन दोनों की कुंडली और इन दोनों का बायोडाटा आपस में काफी मैच हुआ और फिर इसके बाद इन दोनों की शादी फिक्स हो गई। तो दोस्तों, ये दोनों मांगलिक थे तो इसलिए इनकी शादी आराम से फिक्स हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनकी शादी मांगलिक से ही होती है। अगर किसी मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो जाएगी तो उस गैर मांगलिक की आयु कम होती है और इसके अलावा उनके घर में कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इस वजह से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों मांगलिक थे और दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, 11 मई को दोनों की शादी होती है। इसके बाद जो सोनम रघुवंशी होती है वो 2 दिन तक अपने ससुराल में रहती है, मतलब 14 मई तक। इसके बाद 14 मई को सोनम रघुवंशी अपने मायके चली जाती हैं और फिर जो राजा रघुवंशी होते हैं वो सोनम रघुवंशी को उनके मायके लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक शादी में जाना था 16 मई को। तो दोनों शादी में जाते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है कि राजा रघुवंशी ये महसूस करते हैं कि सोनम रघुवंशी उनसे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही है, ना ही घुल मिल रही है। लेकिन राजा रघुवंशी इस बात को इग्नोर करते हैं और फिर राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी को उनके मायके पे ड्रॉप कर देते हैं और फिर दोबारा राजा रघुवंशी अपने घर पे आ जाते हैं और ये बात अपनी मॉम से बताते हैं। तो राजा रघुवंशी की मॉम बोलती है कि अभी वो नई है, हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे तुम्हें समझने में, तो धीरे धीरे अपने आप घुल मिल जाएगी। तो राजा रघुवंशी भी मान जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि 18 मई को सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें आसाम जाना था माता कामाख्या देवी के मंदिर में, तो मैंने हम दोनों के लिए एक टिकट बुक करी है, हम दोनों जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे। तो पहले तो जो राजा रघुवंशी होते हैं वो मना करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि टिकट बुक हो गई है तो वो बोल देते हैं ठीक है चलते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी इस बात को लेके खुश थे कि सोनम रघुवंशी ने उनके लिए टिकट बुक करी। इसके अलावा सोनम रघुवंशी ने हनीमून के लिए भी साथ में टिकट बुक करी थी, मतलब कहीं और भी इनका घूमने का प्लान था। इसके बाद क्या होता है, जो उनकी टिकट होती है वो 20 मई की टिकट थी। 18 मई को तो सोनम ने वो टिकट बुक करी थी 20 मई के लिए, और 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने अपने घर से, और ये लोग इंदौर एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं आसाम के लिए। तो दोस्तों, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी माता कामाख्या का दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद वहीं से ये लोग मेघालय गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों का गुवाहाटी में घूमने का, ट्रैवल करने का प्लान था। इसके बाद ये दोनों गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। गुवाहाटी में ये लोग इधर उधर घूमते हैं और इधर उधर स्टे लेते हैं, मतलब होटल रेंट पे लेते हैं, वहाँ पे स्टे लेते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, एक स्कूटी बुक करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इलाकों में स्कूटी रेंट पे लेना आम बात होती है, तो ये लोग स्कूटी रेंट पे लेते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, 23 मई को जो सोनम रघुवंशी होती है, उनके पास उनकी सास का फोन आता है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, वहाँ तो चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख हाँ, लेते। नहीं तो हालत खराब हो गई तो चढ़ चढ़ के, मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन रहे होंगे कि कैसे सोनम रघुवंशी हंस के बात कर रही हैं, अपनी सास को अपनी बातें बता रही हैं, जिसमें सोनम रघुवंशी ये बताती हैं कि राजा रघुवंशी और वो ट्रैकिंग के लिए एक पहाड़ पे आए हैं और वो कितना थक गई हैं। तो दोस्तों, ये लोग 23 मई को ट्रैकिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये लोग ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं और राजा रघुवंशी की माँ आराम से अपनी बहू से बात करती है और फिर फोन कट हो जाता है। इसके बाद शाम को दोबारा राजा रघुवंशी की माँ सोनम के पास कॉल करती है, लेकिन इन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हो सकता है वहाँ पे नेटवर्क ना आ रहा हो। फिर इसके बाद घर वाले 24 मई को दोबारा फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी फ़ोन बंद आ रहा था। फिर दोबारा ये लोग 25 मई को ट्राई करते हैं, लेकिन जब इस बार भी फ़ोन बंद आता है तो इन लोगों को लगता है कि बाई चांस अगर फ़ोन में कोई दिक्कत है या नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ये लोग भी कहीं और जाके किसी और का फ़ोन लेके कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया, इसका मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है। इसके बाद 25 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के भाई दोनों मिलके गुवाहाटी जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि ये दोनों गायब हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किए थे कि ये हनीमून मना रहे हैं, ये दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कई सारे पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों, फिर गुवाहाटी पुलिस जब छानबीन करना शुरू कर देती है तो एक से एक करके एक एक बातें पता लगती है। तो दोस्तों, जब गुवाहाटी पुलिस छानबीन करती है तो 1 या 2 दिन तक तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब गुवाहाटी पुलिस पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है तो गुवाहाटी के एक खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है और फिर जब राजा रघुवंशी के भाई को उस लाश को दिखाई जाती है तो वो बताते हैं कि हाँ, ये लाश राजा रघुवंशी की है, और फिर इसके बाद सब कुछ बदल जाता है।
और फिर पुलिस ये सोचती है कि आखिर सोनम रघुवंशी अब कहाँ है। सोनम रघुवंशी की भी खोजबीन शुरू हो जाती है और उस खाई में सोनम को भी ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। और फिर पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं वहां के लोकल गैंग ने तो इनका अपहरण नहीं किया था और उन्होंने राजा रघुवंशी को मार दिया हो और सोनम को कहीं भेज दिया हो, क्योंकि उस इलाके में ऐसी घटना आम थी। इस बीच राजा रघुवंशी के घर वालों को राजा रघुवंशी की मौत की खबर मिल जाती है और ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में फैल जाती है कि कैसे राजा रघुवंशी की मृत्यु हुई और उनकी वाइफ गायब है। तो दोस्तों, काफी टाइम तक सोनम रघुवंशी की खोजबीन होती है। फिर एक दिन 9 जून को पता चलता है कि सोनम रघुवंशी एक ढाबे पे हैं, बेसुध हालत में, उनके कपड़े फटे हुए हैं, वो बहुत दुखी हैं, उदास हैं और सोनम रघुवंशी वहां के ढाबे से कॉल करती हैं। तो दोस्तों, ये ढाबा वाराणसी और गाजीपुर हाईवे पे था और वहां से ढाबे वाले का फोन लेके कॉल करती हैं और अपने भाई से बात करती हैं और बताती हैं कि वो इस ढाबे पे बैठी हैं। इसके बाद सोनम रघुवंशी के भाई उस ढाबे वाले से बात करते हैं और पुलिस को सूचना देने के लिए बोलते हैं और फिर पुलिस आती है और सोनम रघुवंशी को अपने साथ ले जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और जांच होती है। तो दोस्तों, एक और बात, जब जांच होती है तो धीरे धीरे करके पता चलता है कि सोनम रघुवंशी विक्टिम नहीं है बल्कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। मतलब कि सोनम रघुवंशी के साथ बुरा नहीं हुआ है बल्कि उसने बुरा किया है। तो दोस्तों, जब राजा रघुवंशी की लाश मिली थी तो जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि ये हादसा नहीं बल्कि ये मर्डर था, क्योंकि उनके सिर पे चोट थी। और फिर जब सोनम रघुवंशी मिलती है और उनसे पूछताछ की जाती है तो जो उनकी बातें थी वो अजीब टाइप की बातें थी, वो अजीब टाइप की बातें कर रही थी। इससे पुलिस को शक हो जाता है और फिर गुत्थी सुलझने लगती है और पता चलता है कि राजा रघुवंशी की मौत की वजह सोनम रघुवंशी है। सोनम ने 3 लोगों को सुपारी दी थी और फिर अपने पति को मरवा दिया था और इन सारी चीज़ों के पीछे सोनम रघुवंशी का हाथ था। जब ये सारी चीज़ें मीडिया में आती हैं तो लोग दहल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आखिर एक वाइफ ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि सोनम रघुवंशी ने क्यों अपने हस्बैंड की हत्या करवाई और वो 3 लोग कौन थे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात तब की है 2020 के आसपास, जब सोनम रघुवंशी अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने फादर के पास इंदौर आती हैं। तो दोस्तों, इनके फादर की एक प्लाईवुड की कंपनी थी या छोटी सी फैक्ट्री थी जहाँ पे 40 से 50 लोग काम करते थे। तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये अपने पापा की कंपनी में ज्वाइन कर लेती हैं HR के पद पे और वहाँ पे एक बंदा होता है, एक मैनेजर होता है और उस मैनेजर से इनकी बातचीत होने लगती है। तो दोस्तों, उस मैनेजर का नाम था राज कुशवाहा। धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सोनम रघुवंशी की शादी फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, सोनम रघुवंशी अपनी ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन अगर तुमने मेरी शादी किसी और से करवाई तो उसका परिणाम तुम देख लेना। लेकिन उनकी माँ इन बातों को इग्नोर कर लेती है। इसके बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग ये सोचोगे कि आखिर सोनम रघुवंशी इस शादी के लिए मान क्यों गई? वो मना भी तो कर सकती थी। मतलब कि अगर आप किसी का कत्ल करने का प्लान बना सकते हो तो आप शादी से मना भी कर सकते हो, कोई इसमें झमेला भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सोनम ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक राज था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोनम मांगलिक थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राज कुशवाहा थे, उनके प्रेमी वो मांगलिक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सोनम को ये डर था कि अगर उसने राज कुशवाहा से शादी करी तो इससे उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो उसके मन में एक प्लान आया कि उसकी माँ जहाँ भी रिश्ता फिक्स करेगी वो कोई मांगलिक वाला बंदा ही होगा, तो वो उससे आराम से शादी कर लेगी और शादी के बाद वो उसको मार देगी। उससे क्या होगा, उसका दोष खत्म हो जाएगा और फिर वो आराम से अपने प्रेमी से शादी कर लेगी। तो दोस्तों, मांगलिक के केस में ऐसा होता है कि अगर आप किसी मांगलिक से शादी कर लेते हो और फिर इसके बाद अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, फिर वो मांगलिक आदमी या औरत किसी और से अगर नॉन मांगलिक से शादी करते हैं तो इससे मांगलिक दोष नहीं लगता। तो सोनम के मन में ये आइडिया था।
उसने सोचा कि राजा से उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद वो उसको मार देगी और फिर दोबारा वो राज के पास वापस आ जाएगी। तो दोस्तों यही उसका मेन प्लान था। इसी बीच राजा को ये महसूस हुआ भी था बीच में कि सोनम उसके करीब नहीं आ रही है। तो दोस्तों जब ये केस हुआ और सोनम का फ़ोन खंगाला गया तो उसमें कई सारी चैटें सामने आई जिसमें वो राज से बात करती थी बीच बीच में और बोलती थी कि कैसे राजा रघुवंशी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे राज कुशवाहा बोलता है कि तुम उससे दूरी बनाओ। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये लोग गुवाहाटी घूमने गए थे तो जहाँ पे ये स्टे किए थे, रुके थे, वहाँ पे सोनम इधर उधर किसी से बात कर रही है चैट पे और फिर राजा को देख के वो फ़ोन छिपा लेती है। इसके अलावा जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है तो बहुत कुछ सामने आता है जिसमें पता चलता है कि सोनम 3 लोगों के संपर्क में थी। तो दोस्तों वो इन तीनों से बात करती थी। तो दोस्तों जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला सोनम किसी 3 आदमी से बातचीत करती थी, चैट से और कॉल से भी। तो दोस्तों जो राज कुशवाहा था, सोनम रघुवंशी का प्रेमी, वो सोनम के घर के आसपास ही रहता था। तो दोस्तों जब सोनम ने ये प्लान बनाया कि वो अपने पति को मारेगी तो उसने अपने प्रेमी और उसके साथ 2 और दोस्त थे उनको पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था। और फिर क्या होता है कि गुवाहाटी में जो राज कुशवाहा होता है और उसके जो 2 दोस्त होते हैं वो राजा रघुवंशी से दोस्ती करते हैं। फिर दोस्ती करने के बाद क्या होता है, ये लोग साथ में घूमने लग जाते हैं। आप लोग सीसीटीवी में देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तीनों चारों पांचों प्लानिंग बनाते हैं पहाड़ पे चढ़ने का और मतलब ट्रैकिंग करने का। ये लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में एक बात बताई थी कि सोनम रघुवंशी अपनी सास से बात कर रही होती है 23 मई को। तो दोस्तों वो उस टाइम बात कर रही होती है, उससे आधे घंटे पहले वो अपने पति का कत्ल कर चुकी थी या करवा चुकी थी। उसके बाद उसकी सास का फ़ोन आता है और देखिए कितने अच्छे से वो अपनी सास से बात कर रही है। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं पांचों। इसके बाद सोनम रघुवंशी दूर से ही तीनों को इशारा करती है कि हिट हिट, मारो उसे मारो। और वो लोग पीछे से राजा रघुवंशी के सिर पे वार कर देते हैं और खून के छींटे उन तीनों पे भी पड़ते हैं और सोनम के ऊपर भी पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, राजा रघुवंशी को और बुरी तरह से मारते हैं और फिर उसकी लाश को खाई में फेंक देते हैं। और जो छींटे इनके कपड़ों पे आई थी उन कपड़ों को भी ये लोग इधर उधर फेंक देते हैं। इसके बाद जब पुलिस जांच करती है तो पुलिस को कहीं पे कपड़े मिलते हैं, कहीं पे सूटकेस मिलता है तो कहीं पे स्कूटी मिलती है। और इन सारी चीज़ों को एक साथ जब मिलाया जाता है तो पता चलता है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या की, वो भी राज के लिए। आप राज की फोटो देखिए, आपको ये लग रहा है ये कहीं से भी राजा रघुवंशी के मुकाबले है, न दिखने में, न रहने में, न किसी चीज़ में, न स्वभाव में। उससे पहले आप और भी ये वीडियो देखिए जिसमें राजा रघुवंशी अपने शादी से पहले कितना खुश था, कितनी सारी रील्स उसने बनाई थी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसकी खुद की पत्नी ही उसको 10 दिन बाद मार देगी। इसके अलावा आप सोचिए कि आजकल ये कैसे केस आ रहे हैं। आप लोग 1 साल के अंदर कई सारे केस सुन चुके होंगे जिसमें एक वाइफ अपने पति को किसी ना किसी रीजन की वजह से मार देती है। ज़्यादातर उसमें कोई तीसरा आदमी ही शामिल रहता है और वो तीसरा आदमी बिल्कुल गंदा सा होता है, चरसी होता है, मतलब दारू पीता है और नशे करता है। और ऐसे आदमी के लिए एक अच्छे भले आदमी को एक औरत मार देती है। अब हम कैसे समझे औरत को कि औरत को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए या ऐशो आराम चाहिए। आज भी औरत को कोई समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।